हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट सीखने वाले हैं। रॉयल्टी का कंसेप्ट एज सच ऐसा है जिसमें जो यूज़र है वो एसेट का यूज़ करके उसमें से, जैसे अगर माइनिंग एसेट है तो उसमें से कोल वो माइन में से एक्सट्रैक्ट करते जाएगा और ये एक्सट्रैक्ट किए हुए कोल की क्वांटिटी के हिसाब से लैंडलॉर्ड को कुछ पेमेंट किया जाएगा, कॉल्ड रॉयल्टी। सो दोस्तों, रॉयल्टी इज इनकम रेवेन्यू ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इट इज एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लीजी। हमारा फोकस लैंडलॉर्ड के बुक्स में है। तो दोस्तों, रॉयल्टी की कंसेप्ट समझते वक्त उसकी पार्टीज अभी हमारे ध्यान में आ गई। पार्टी नंबर 1 इज लैंडलॉर्ड, ओनर और लीजर। लीज पे जो चीज दी जाती है, देने वाला लीजर, पार्टी नंबर 1। एंड पार्टी नंबर 2 मीन्स लीजी, जो लीज पे वो प्रॉपर्टी लेगा, जो वो प्रॉपर्टी लीज पे लेके उसको यूज करेगा, उसमें से एक्सट्रैक्शन करेगा और वो खुद बेचेगा। सो दीज आर द टू पार्टीज। नॉर्मली रॉयल्टी कंसेप्ट जहाँ जहाँ अटैच होती है वो टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज कौन सी रहती है। पहली, कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या रहता दोस्तों? ऑथर जो रहता, ऑथर राइट द बुक and he hand it over to publisher, then publisher publishes the book, sells it in market and accordingly he pay royalty to the author। ये एक पहला कॉपीराइट टाइप का रॉयल्टी का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, पेटेंट्स। अगर कोई रिसर्च करके किसी चीज का उसका इन्वेंशन होता है तो फिर वो जो भी किया हुआ रिसर्च है, आजकल अभी पेंडेमिक्स में कोविड के लिए जो वैक्सीन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अब जिनका सक्सेस होगा वो अपना रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेच देंगे और फार्मास्यूटिकल कंपनी वो हिसाब से वो पेटेंट यूज करके फिर वो मेडिसिन बना के वो मेडिसिन मार्केट में बेचेंगी। फिर वो रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट है उनको उसकी रॉयल्टी मिलेगी, बराबर। सेकंड एंड थर्ड, माइनिंग एसेट्स। माइनिंग एसेट्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की जो एसेट्स रहती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की एसेट्स का जो भी ओनर रहता, वो ओनर को कुछ पार्ट मिलता है, कुछ पार्ट गवर्नमेंट को भी भरना पड़ता, उसको गवर्नमेंट रॉयल्टी भी रहती है उसकी। पर यहाँ पर जो एजेंसी, माइनिंग एजेंसी जो उसमें से माइन मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगी, वो एजेंसी लैंडलॉर्ड को कुछ पेमेंट करेंगी। अगेन दैट विल बी इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी। अब दोस्तों, ये सब कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज फॉर्म बाय रॉयल्टी एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट इज मेड इन बिटवीन टू पार्टीज, लीजर लीजी। मतलब एग्रीमेंट में कौन सी 4 चीजें मेन ध्यान में रखी जाती? एक, रॉयल्टी का रेट, बराबर। 2, मिनिमम रेंट। 3, शॉर्ट वर्किंग कितना रहेगा और 4, ये शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी कैसे होगी। शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी कभी कभी ऐसा डिसाइड किया जाता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट 3 years ओनली। कभी ऐसा बोला जाता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन सब्सिक्वेंट 2 years, बराबर। ये सारे म्यूचुअल एग्रीमेंट की बातें हैं। ये एग्रीमेंट में और एक चीज भी रहती है, दैट इज रिगार्डिंग स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक हो गया तो वो हिसाब से मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली कम किया जाएगा या नहीं, ये भी वो एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया जाता है। सो रॉयल्टी इज जस्ट एन आउटकम ऑफ दिस एग्रीमेंट। हमको ये रॉयल्टी अकाउंटिंग समझने के लिए दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट का पार्ट रहेगा उसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें ये एग्रीमेंट की टर्म्स जो हमको क्वेश्चन में दी जाती है वो प्रॉपरली
अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मतलब रॉयल्टी अकाउंटिंग के सम के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेलो फ्रेंड्स, रॉयल्टी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है एक बार फास्ट फॉरवर्ड अपन देख लेते हैं स्क्रीन पे। रॉयल्टी इज अ पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय यूजर टू दी ओनर। ये सबसे मेन और सिंपल डेफिनेशन है। इसमें जो पार्टीज रहती है वो पार्टीज में फर्स्ट है लीजर। लीजर जो लीज देता है, द पर्सन हु क्रिएट और ओन्स द एसेट। लीजर को ही लैंडलॉर्ड भी बोला जाता है, ओनर, लीजर। सेकंड, लीजी, हु टेक द एसेट फॉर यूजिंग, जो लीज पे एसेट लेता है, ओके, दैट इज कॉल्ड लीजी, द पर्सन हु यूज द एसेट, राइट। अच्छा, ये रॉयल्टी के अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज इन अकाउंटिंग क्या क्या रहते। एक तो कॉपीराइट। कॉपीराइट का संबंध बुक्स से आता है, आर्टवर्क से आता है। म्यूजिक कंपोजिशन में भी कॉपीराइट रहता है कि एक आध म्यूजिक डायरेक्टर ने जो कंपोजिशन किया रहता है उसके ऊपर उसका हक रहता है। उसके अलावा पेटेंट, पेटेंट रॉयल्टी नॉर्मली इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड इट रिलेट्स टू रिसर्च वर्क, पेटेंट्स। एंड माइनिंग, माइनिंग रॉयल्टी ये नेचुरल रिसोर्सेस का स्टोरेज जो रहता उससे रिलेट करती है, ओके। रॉयल्टी में जो इंपॉर्टेंट अलग अलग टर्म्स रहेंगी उसमें पहली टर्म मिनिमम रेंट। ये मिनिमम रेंट, ये मिनिमम अमाउंट हमेशा वो लैंडलॉर्ड को मिलनी ही चाहिए, ऐसी डिसाइडेड रहती, डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। देन शॉर्ट वर्किंग, जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है तो कम से कम मिनिमम रेंट देना ही पड़ता है। तो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी इज शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग का डिटेल यहाँ पर दिया है। ये शॉर्ट वर्किंग आगे जब रॉयल्टी बढ़ जाती है तो रिकवर किया जा सकता है। इस प्रोसेस को रिकूपमेंट या रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर किसी साल कोई स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है तो ये स्ट्राइक लॉकआउट के पीरियड का प्रोपोर्शनेट मिनिमम रेंट कम करने का प्रोविजन भी एग्रीमेंट में हो सकता है। तो दोस्तों, फाइनली टू कंक्लूड, रॉयल्टी is an outcome of agreement between leaser and leasee, okay. Now friends, we will start with understanding of one sum with the help of preparing a table. चलो फ्रेंड्स, रॉयल्टी का कंसेप्ट हम सम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरे सामने स्क्रीन पर एक बेसिक सम मैं आपको दे रहा हूं। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन जरा देख लो। यूनिवर्सल कोल कंपनी एक्वायर्ड लीज अंडर फॉलोइंग टर्म्स। मतलब ये यूनिवर्सल कोल ये लीजी है, लीजर जो है वो लैंडलॉर्ड है। क्या क्या टर्म्स है देखो। रॉयल्टी पर टन विल बी ₹2, रॉयल्टी पर टन रहेंगी ₹2। मिनिमम रेंट विल बी ₹10,000, मिनिमम रेंट एनुअली 10,000 डिसाइडेड है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट 3 years, 3 साल के अंदर शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा, सिर्फ पहले 3 साल के अंदर। एक्चुअल आउटपुट इज एज अंडर, हर साल कितना आउटपुट निकला है उसकी ईयर वाइज क्वांटिटी उन्होंने दी है। नाउ लेट अस कम टू प्रिपरेशन ऑफ टेबल। हाँ तो दोस्तों, टेबल जो बनाना है अपने को, वो टेबल का सेटअप कुछ ऐसे रहेगा। देखो, टेबल शोइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग। ये टेबल जिसको प्रिपेयर करते आया उसको रॉयल्टी ये टॉपिक का सब कुछ 90% आ गया, ऐसा अपन मान सकते हैं।
सी दी कॉलम्स इन द टेबल, ईयर, आउटपुट, ये सब कुछ हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। रॉयल्टी का रेट हमको दिया रहता है। मिनिमम रेट, आगे के जो भी कॉलम्स है वो कॉलम्स मैं आपको प्रैक्टिकली ये टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन डाल के फिर समझाते जाता हूं। देखो दोस्तों, हमको जो इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से पहले हम हर साल का कितना आउटपुट रहेगा वो आउटपुट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पहला साल है 2005, इसका आउटपुट हमको दे दिया है 2000, मतलब 2 रुपए के हिसाब से हमारी रॉयल्टी की अमाउंट जो आएंगी वो रॉयल्टी की अमाउंट रहेंगी 4000। मिनिमम रेंट तो ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखा है, मिनिमम रेंट की अमाउंट है 10,000। मतलब दोस्तों, लैंडलॉर्ड को हिसाब से देना पड़ेगा 4000, लेकिन कम से कम 10 तो देना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो किस वजह से मिलता है मालूम है? लीजी के कम काम करने के वजह से। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। सो शॉर्ट वर्किंग इज मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो पहले साल का शॉर्ट वर्किंग जो भी है वो शॉर्ट वर्किंग रहेगा 6000। मतलब 2000 आउटपुट के हिसाब से रॉयल्टी 4 ही आने वाली थी, लेकिन मिनिमम 10 देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा दिया? 6। ये 6 पहले 3 साल में जब भी पॉसिबल है वो लीजी रिकवर कर सकता है 3 साल में। अब पहले साल में तो ऑलरेडी काम कम है तो रिकवर और ट्रांसफर टू पीएनएल का कोई सवाल नहीं। मतलब पहले साल में लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी के तौर पे कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000। मिनिमम रेंट मिल रहा है उसको 10,000। दूसरा साल, सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड ईयर। दूसरे साल में दोस्तों 2006 की पोजीशन है। रॉयल्टी आउटपुट के हिसाब से, आउटपुट 3000 है, 2 रुपए रेट के हिसाब से रॉयल्टी आ रही 6000। यहां पर भी अपना मिनिमम अमाउंट जो डिसाइडेड है वो तो 10 ही रहेगा। रॉयल्टी 6 10 के अंदर है, मतलब यहां पर भी शॉर्ट वर्किंग कितना कम पड़ रहा है? 4। शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, 10 माइनस 6, 4। वापस यहां पर रिकवरी कुछ नहीं, ट्रांसफर कुछ नहीं, और अमाउंट रिसीवेबल जो भी रहेगा दैट विल बी 10 अगेन। पहले दोनों साल के तरफ गौर से समझने की कोशिश करो, क्योंकि तीसरे साल में सबसे मेन बात हमको समझनी है दोस्तों। इन थर्ड ईयर सी व्हाट इज द पोजीशन, कितना आउटपुट हुआ तीसरे साल का? आउटपुट हुआ 6000, 2 के रेट से रॉयल्टी हो गई 12,000। अब यहां पर मिनिमम रेंट जो भी है वो मिनिमम रेंट के हिसाब से आगे के कॉलम्स की जो भी अमाउंट है वो अमाउंट समझना सबसे मेन है। एक तो यहां पर मिनिमम रेंट का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि अपनी रॉयल्टी 10 के ऊपर जा रही 12,000 बराबर, इसलिए मिनिमम रेंट में डैश। कुछ शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं, लेकिन यहां पर मिनिमम 10 होते हुए 12 हिसाब से रॉयल्टी हो रही, म्हणजे रिकवरी पॉसिबल है। कितनी रिकवरी पॉसिबल है? 2000। 2000 कैन बी रिकवर्ड, मतलब 12 में से 2000 रिकवर हो जाएंगे। अब ये ट्रांसफर टू पीएनएल क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। देखो हमारा क्या टर्म एग्री हुआ था कि शॉर्ट वर्किंग जो भी रहेगा 6 और 4 10,000, ये रिकवर होने को टाइम लिमिट मुदत जो थी सिर्फ पहले 3 साल थी। अब तीसरा साल खत्म होने को आया, म्हणजे ये 10 में से सिर्फ 2000 रिकवरी हुई, बाकी के 8 अभी रिकवर नहीं हो सकते, इसके लिए वो 8 पीएनएल को ट्रांसफर हो जाएंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल पहले दोनों सालों में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि रिकवरी के लिए और एक साल बाकी था। यहां 3 साल का टाइम लिमिट खत्म हो गया, इसके लिए 8000 हमने पीएनएल को ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट रिसीवेबल 10 ही रहेगा, हिसाब से 12 होते थे, लेकिन शॉर्ट वर्किंग 2 एडजस्ट हो सका, वो 2 एडजस्ट करके 10, देखो कम से कम 10 तो देना ही है लैंडलॉर्ड को।
लैंडलॉर्ड को 10 तो मिलने ही वाले हैं, बराबर। अच्छा, यह 3 साल खत्म हो गए, इसलिए शॉर्ट वर्किंग रिकवरी का पहले का सारा हिसाब खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर में 2008 में दोस्तों क्या पोजीशन है, देखो 2008 में आउटपुट 12,000 है, म्हणजे हिसाब से रॉयल्टी आती है 24। अब ये साल कुछ भी रिकवरी वगैरह नहीं है, इसलिए अमाउंट रिसीवेबल आएंगी सीधा 24, क्योंकि पिछला कुछ भी रिकवरी का हिसाब पेंडिंग नहीं है। जो भी था 8,000 यहां पर अपन ने उड़ा दिया है, पहले 3 साल की ही मोहलत थी। लास्ट ईयर 5वां साल, 5वें साल में हमारा क्या पोजीशन है, देखो आउटपुट 4,000 था, रॉयल्टी हिसाब से 8,000 हुई, लेकिन मिनिमम रेंट तो अपने को मालूम है, मिनिमम कम से कम 10 तो लगता ही लगता है। म्हणजे वापस ये साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ, शॉर्ट वर्किंग था 2,000। पर दोस्तों यहाँ एक बात है, ये शॉर्ट वर्किंग 2,000 रिकवर होने के टाइम लिमिट के बाहर चले गए। टाइम लिमिट पहले 3 ही साल था, इसके लिए ये रिकवर नहीं हो सकते, इसलिए ये तुरंत ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे। दे विल बी ट्रांसफर टू P&L इन द सेम ईयर एंड अमाउंट रिसीवेबल विल बी अगेन इक्वल टू मिनिमम रेंट, दैट इज 10,000। तो ये है दोस्तों टेबल। ये जो टेबल प्रिपेयर करने का कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये अगर आपके ध्यान में आ गया तो रॉयल्टी आपको बराबर पक्का ध्यान में रह गया। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको टेबल ध्यान में आ जाता है उसको एंट्रीज समझना बहुत ही सिंपल और आसान होता है। एंट्रीज में सिर्फ 3 पार्ट है दोस्तों। एक रॉयल्टी रिसीवेबल पहले रिकॉर्ड करो। ये रॉयल्टी रिसीवेबल रिकॉर्ड करते वक्त जो लीजी है उसको अपन डेबिट करने वाले, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल या टू शॉर्ट वर्किंग, जो भी रहेगा। पहली एंट्री रहेंगी रॉयल्टी रिसीवेबल कितनी है वो रिकॉर्ड करने की। सेकंड एंट्री रहेंगी रॉयल्टी की अमाउंट हमको मिलने वाली है उसकी। एंड थर्ड एंट्री रहेंगी ये साल का हमारा जो भी इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करो। बस दीज 3 एंट्रीज आर गेटिंग रिपीटेड एवरी ईयर। चलो दोस्तों एंट्रीज सीखने को शुरुआत करते हैं। हमको जो टेबल अपने सामने है वो टेबल के बेस पे सारी एंट्रीज करते जाना है। पहले साल हमको 4,000 रुपए रॉयल्टी हिसाब से कैलकुलेट करके आ रही थी, लेकिन मिनिमम रेंट तो है 10, उतना मिलेगा। सो फर्स्ट एंट्री विल बी, सी दी फर्स्ट एंट्री और अमाउंट्स क्या रहेंगी, देखो यूनिवर्सल कंपनी अकाउंट डेबिट, यूनिवर्सल के तरफ से हमको लेना है 10,000। वी आर लैंडलॉर्ड, वी आर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। यूनिवर्सल लिमिटेड डेबिट 10,000। ये 10 में से रॉयल्टी कितनी आ रही, रॉयल्टी रिसीवेबल 4 एंड शॉर्ट वर्किंग 6। दूसरी एंट्री रहेंगी दोस्तों, ये जो भी 10,000 है ये पैसे अपने को मिल जाने की, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री। सेकंड वन कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की तरफ से हमको 10,000 रुपए मिलने हैं, वो मिल गए। मिनिमम रेंट रिसीव्ड, ओके। फर्स्ट एंट्री में अपन रिसीवेबल बोलने वाले हैं, सेकंड एंट्री में ये मिल गया, एंड थर्ड एंट्री में ये जो भी पैसा हमको मिला इसमें से रॉयल्टी का जो पार्ट है वो हर साल हमको P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री फॉर दैट रॉयल्टी रिसीवेबल, सम पीपल कॉल इट ओनली रॉयल्टी आल्सो, या रॉयल्टी रिसीवेबल कुछ भी चलेगा। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, बराबर। देखो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग का दूसरा एक नाम रॉयल्टी सस्पेंस भी है। सम पीपल यूज इट एज रॉयल्टी सस्पेंस, बट ज्यादा करके शॉर्ट वर्किंग ही उसको बोला जाता है। ये रही दोस्तों अपनी पहले साल की एंट्रीज। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। दूसरे साल में हमारा यही सब एंट्रीज का, देखो एंट्रीज का ढांचा सेटअप वही रहेगा, सिर्फ अमाउंट्स चेंज होते जाएंगी।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स आई टोल्ड यू कि टेबल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे साल की पहली एंट्री हमारी क्या रहेगी, देख लो वापस। इट विल बी, यहां पर भी ये डेबिट गलत प्रिंट हुआ है। Our entry is universal account debit 10,000 to रॉयल्टी रिसीवेबल। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी है 6,000, तो शॉर्ट वर्किंग रहेगा 4। बीइंग मिनिमम रेंट रिसीवेबल, ये पैसा मिल जाने की सेकेंड एंट्री रहेगी। सेकेंड एंट्री सेम अगेन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिवर्सल 10,000। और थर्ड एंट्री में जो रॉयल्टी रिसीवेबल का बैलेंस है वो पीएनएल को ट्रांसफर किया जाता है। रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट टू पीएनएल 6,000। जो रॉयल्टी रिसीवेबल का यहां पर अमाउंट आता है दोस्तों, वही पीएनएल को ट्रांसफर होता है। एंट्री का ढांचा सेम, सिर्फ अमाउंट्स चेंज होते जाती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर टेबल। तीसरा साल दोस्तों, सी व्हाट इज थर्ड ईयर पोजीशन। थर्ड ईयर में थोड़ी सी एंट्रीज का सेटअप चेंज होने वाला है। वो कैसा है, थोड़ा सोच समझ लो दोस्तों। थर्ड ईयर में रॉयल्टी जो है वो आ रही है 12,000, लेकिन पीछे ज्यादा देने के वजह से वो हमारे 2,000 शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर लेगा। इसके लिए यूनिवर्सल डेबिट 10, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 2 टू रॉयल्टी रिसीवेबल 12। देखो दोस्तों, शॉर्ट वर्किंग जब रिकवर होता है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा, और शॉर्ट वर्किंग अदरवाइज जब रिकॉर्ड होता है तो क्रेडिट होता है। मिनिमम रेंट रिसीवेबल, सेकंड एंट्री मिनिमम रेंट मिलने की, ये एंट्री एज यूजुअल अगेन सेम, कैश बैंक टू यूनिवर्सल, मिनिमम रेंट रिसीव्ड, या मिनिमम रेंट के जगह रॉयल्टी रिसीव्ड लिखा, डजेंट मैटर। थर्ड एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थर्ड एंट्री में हम रॉयल्टी रिसीवेबल तो पीएनएल को ट्रांसफर करने ही वाले हैं, प्लस शॉर्ट वर्किंग जिसकी टाइम लिमिट खत्म हो गई वो भी पीएनएल को ट्रांसफर होगा। रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट 12, शॉर्ट वर्किंग डेबिट 8 टू पीएनएल 20,000। ओके दोस्तों, ये जो थर्ड एंट्री है, ये जिसके ध्यान में आ गई उसको ये सारा सेटअप ध्यान में आ गया। फोर्थ ईयर, नेक्स्ट ईयर, चौथे साल में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। जितना रॉयल्टी वो पूरा मिल जाएगा। पहली एंट्री वेरी प्लेन, यूनिवर्सल टू रॉयल्टी रिसीवेबल 24। दूसरी एंट्री यही पूरा पैसा अपने को मिलेगा, रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट, सॉरी कैश बैंक डेबिट टू यूनिवर्सल। एंड थर्ड एंट्री, ये रॉयल्टी रिसीवेबल का बैलेंस पीएनएल को ट्रांसफर कर दो, ये थर्ड एंट्री। सो इजी फ्रेंड्स, एंट्रीज का ढांचा वही, तीन 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 एंट्री चल रही, सिर्फ अमाउंट चेंज होते जा रही। ओके, फोर्थ ईयर की एंट्रीज हो गई समझ के। लास्ट ईयर में हमको वापस शॉर्ट वर्किंग आने वाला है। पहली एंट्री लास्ट ईयर की एंट्री विल बी यूनिवर्सल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग। यहां रॉयल्टी हिसाब से 8 आ रही है और शॉर्ट वर्किंग 2 रहेगा। सेकंड एंट्री पैसे मिलने की, दैट विल बी यूजुअल एंट्री वंस अगेन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिवर्सल। एंड थर्ड, जो भी रॉयल्टी रिसीवेबल एज वेल एज शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो सकता, तुरंत पीएनएल को ट्रांसफर हो गया। सो फ्रेंड्स, एंट्रीज ध्यान में आ गई सबके? ओके। देखो, एक साल की एंट्रीज करने के बाद में आगे का पार्ट अपने को बहुत इजी लगते गया दोस्तों। सो इजी इट इज। इसमें अब ये पहला बेसिक सम था, आगे चल के इसमें चेंजेस क्या होंगे मालूम है? वैरायटी पॉसिबल आर, एक तो ये जो मिनिमम रेंट अपने आज के सम में फिक्स था वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ ऐसा दिया जा सकता है,
एक आध साल में स्ट्राइक हो गया तो प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट उतना वो साल का कम किया जाएगा और वो हिसाब से एंट्रीज की जाएंगी, बराबर। एक आध बार जो शॉर्ट वर्किंग रिकवरी की कंडीशन दी है, आज के अपने सम में ऐसा दिया था कि सिर्फ फर्स्ट 3 इयर्स में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकता है, वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में बोला गया, तो सिर्फ वो हिसाब से सोचना। Basically, moral of all these things is, if you are able to prepare the table properly, royalty accounting is very simple, very easy. Okay दोस्तों, bye bye.